गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हाई सेकेंडरी स्कूल से ललिता में। आज मैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 4 दो कविताएं पढ़ाने जा रही हूँ। उसमें पहली कविता है हमारी मेघ बजे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। 3 पाठ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो सब आपको फेयर कॉपी में नोट करना है और इसका जो टेस्ट होगा उसका आपको रिवीजन करना है। तो यहाँ पर देखो, हम आज 2 कविताएं पढ़ेंगे। उसमें पहली कविता है हमारी वर्षा ऋतु के बारे में। काय के बारे में पहली कविता? वर्षा ऋतु के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। पहली कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य का चित्रण किया गया है और इसमें कवि बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पर आसमान में घने बादल छा जाते हैं, धरती पर छाई हुई धूल हट जाती है तथा धरती सुंदर लगने लगती है। किसान अपने हल देखकर खेतों में पहुंच जाते हैं, अर्थात चारों ओर खुशी का स्वर गूंजने लगता है। इसी प्रकार कवि हमने बताया है पहली कविता है हमारी मेघ बजे। तो हम इसको देखते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। दिन दिन दा दमक दमक मेघ बजे, दामिनी ये गई दमक मेघ बजे, दादुर का कंठ खुला मेघ बजे, धरती का हृदय खुला मेघ बजे, पंख बना हरिश्चंद्र मेघ बजे, हल्का है अभिनंदन मेघ बजे, दिन दिन दा दमक दमक मेघ बजे। इसको हम उसी प्रकार से करेंगे जब हमने पहला पाठ पढ़ा था। सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे, उसके पश्चात उसकी व्याख्या देखेंगे, प्रसंग देखेंगे, उसके बाद हम उसकी व्याख्या देखेंगे। तो वैसे तो हम इसका पीडीएफ भेज देंगे, तो आप उसको फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। फिर भी आप ध्यान से सुनिए। संदर्भ में आ जाएगा आप लोगों का प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती 2 कविता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सुप्रसिद्ध नागार्जुन है। ये हमारा हो गया संदर्भ। अब आप लोगों का रहेगा प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वर्षा ऋतु के समय का मनोहारी सुंदर चित्रण किया है। संदर्भ में क्या कह रहे हैं कवि कि इस पद्यांश में कवि ने वर्षा ऋतु के सुंदर समय का चित्रण किया है। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या का मतलब होता है इसका अर्थ। तो अर्थ देखो सब बच्चे। दिन दिन दा दमक दमक मेघ बजे, दामिनी यह गई दमक मेघ बजे, दादुर का कंठ खुला मेघ बजे, धरती का हृदय खुला मेघ बजे, पंख बना हरिश्चंद्र मेघ बजे, हल्का है अभिनंदन मेघ बजे, दिन दिन दा दमक दमक मेघ बजे। तो हम इसकी अब व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पर आसमान में घने बादल छा जाते हैं। जब वर्षा ऋतु का समय आता है तो आसमान में घने बादल छा जाते हैं। चारों ओर जल का अथाह भंडार लिए बादल घुमड़ घुमड़ कर गिरने लगते हैं तथा चारों ओर बिजलियां चमकने लगती है। जब बारिश का समय आता है तो आसमान में बादल गरजने लगते हैं, बिजलियां चमकने लगती हैं और आसपास का माहौल अलग सा होने लगता है। बादलों के गिरने और वर्षा के आगमन की प्रतीक्षा में तालाबों में मेंढक टर टर करने लगते हैं। धरती पर छाई हुई धूल भी उनकी आगे हट जाती है। जब बारिश का समय आता है, बारिश गिरने लगती है, जो धरती पर धूल होती है वो हट जाती है तथा वह साफ हो जाती है। वर्षा के कारण उत्पन्न हुई धरती का कीचड़ भी हरी चंदन के समान हो जाता है। क्या है? धरती जब बारिश होती है तो धरती का
धरती पर जो धूल होती है, कीचड़ होता है, वह भी हरी चंदन के समान हो जाता है, जिससे किसानों ने अपने हल को स्वागत का तिलक लगाया। जब खेत साफ हो जाते हैं तो किसान हल लेकर तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा के बादल गर्जना करते हुए दिन दिन दाह की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु के आगमन पर पूरी पृथ्वी मनोहरी हो गई है। क्या कह रहे कवि इन पंक्तियों में, इन पद्यांश में, कि जब वर्षा ऋतु का समय आता है तो आसमान में बादल गरजने लगते हैं, बिजलियां चमकने लगती हैं और आसपास का जो माहौल होता है वह अलग सा हो जाता है। जब वर्षा ऋतु का समय आता है तो जो धरती पर धूल होती है, कीचड़ होता है, वह सब कुछ साफ हो जाता है। साफ होने पर किसान अपने हल लेकर तैयार हो जाते हैं, जिससे हमारी जो धरती होती है वो एकदम कैसी हो जाती है, हरी चंदन सी हो जाती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु के समय बादल गर्जना करते हुए दिन दिन दाह की ध्वनि करते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु के आगमन पर हमारी पृथ्वी मनोहारी हो गई है। तो ये हमारी जो पहला पद्यांश था वो कंप्लीट हो चुका है। उसका हमने संदर्भ भी देख लिया, प्रसंग भी देख लिया और उसकी व्याख्या भी देख ली। अब हम अगला देखेंगे, दूसरा पद्यांश देखेंगे। तो दूसरा पद्यांश है हमारा फूले कदम्ब। क्या है दूसरा? फूले कदम्ब। पहला हमने पढ़ा था मेघ बजे, अब दूसरा पढ़ेंगे हम फूले कदम्ब। पहला कौन सा था हमारा? मेघ बजे, और दूसरा है हमारा फूले कदम्ब। ऐसे दो कविता थी हमारी, पहला मेघ बजे और दूसरा फूले कदम्ब। तब हम देखते हैं फूले कदम्ब। फूले कदम टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम। फूले कदम सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता। जाने कब से वो बरस रहा ललचाए आंखों में नाहक। जाने कब से तू तरस रहा मन करता है छूले कदम। फूले कदम फूले कदम। तो फिर से देखो, फूले कदम टहनी टहनी में कुंदक सम झूले कदम। फूले कदम सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता। जाने कब से वो तरस रहा ललचाए आंखों में नाहक। जाने कब से तू बरस रहा मन कहता छूले कदम। फूले कदम फूले कदम। इस प्रकार जो हमने फूले कदम देखा उसका भी हम सबसे पहले संदर्भ करेंगे, उसके पश्चात उसका प्रसंग करेंगे और उसके पश्चात हम उसकी व्याख्या। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। अब इस दूसरा पद्यांश है उसका भी हम संदर्भ देखेंगे। तो संदर्भ आप लोगों का जो पहले का था वही रहेगा। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि वर्षा ऋतु में विशेष रूप से खिलने वाले कदम के फूल की चर्चा कर रहे हैं। दूसरे प्रसंग में कवि वर्षा ऋतु में खिलने वाले कदम के फूल का चित्रण कर रहे हैं। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं, तो ध्यान से सुनिए। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में कदम के फूल विशेष रूप से खिल उठते हैं। कदम के फूल कौन से ऋतु में खिलते हैं? वर्षा ऋतु में। कदम का यह पेड़ मदमस्त होकर फूलने लगता है। वृक्ष की डालियों पर असंख्य फूल खिल उठते हैं। वर्षा के ऋतु में असंख्य का मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते, अनगिनत फूल वर्षा ऋतु में इस पर खिलने लगते हैं तथा उनकी शाखाओं के हिलने से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कदम का पेड़ एक गोंद के समान झूल रहा है। क्या बोल रहे हैं? जब उनकी शाखाएं हिलने लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि कदम का पेड़ एक गेंद के समान झूल रहा है। सावन का महीना बीत चुका है किंतु ऐसा लगता है मानो बादल का
गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ है। क्या कह रहे हैं कवि? सावन का महीना बीत चुका है परंतु अभी भी ऐसा लगता है कि बादल का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। अब भी वह पूरी शक्ति के साथ वर्षा करने के लिए तैयार खड़ा है। मतलब सावन के महीने में भी बादल का जुनून है, गुस्सा है कि वह अभी भी वर्षा कर सकता है। अर्थात तो बादल बिना किसी अधिकार के लालच भरी दृष्टि के कदम को देखने तथा छूने के लिए तरस रहा है। इसलिए तू अपनी यह इच्छा पूर्ण कर ले, क्योंकि खिले हुए कदम की सुंदरता चारों ओर बिखरी हुई है, वह अभी फल फुला रहा है। क्या कह रहे हैं कवि कि वर्षा ऋतु के बाद जब सावन का महीना आता है तो कदम के फूल खिलने लगते हैं। कदम का पेड़ मदमस्त होकर फूलने फलने लगता है। वृक्ष की डालियों पर अनगिनत फूल खिल उठते हैं तथा उनकी शाखाओं के हिलने से हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि कदम के पेड़ पर गेंद के समान झूल झूला रहा है। सावन का महीना बीत चुका है किंतु ऐसा लगता है मानो बादल का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। वह अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है कि वह वर्षा करे। इसलिए तू अर्थात बादल बिना किसी अधिकार के लालच भरी दृष्टि से कदम को देखने तथा छूने के लिए तरस रहा है। क्या कह रहे हैं कवि? जो बादल है वो कदम के पेड़ पर वर्षा करने तथा उसे छूने के लिए तरस रहे हैं। इसलिए तू अपनी इच्छा पूरी कर। किसे कह रहे हैं कवि? बादल को कह रहे हैं कि तू अपनी इच्छा पूरी कर, क्योंकि खिले हुए कदम की सुंदरता चारों ओर बिखरी हुई वह अभी फूल फुला रहा है। तो ये हमारी दो कविता पूरी हो चुकी। पहली थी मेघ बजे और दूसरी थी हमारी फूले कदम। तो हमने ये पूरी कर ली है। मेघ बजे मतलब इन पूरी कविताओं में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। मेघ बजे में वर्षा ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है। फूले कदम जो दूसरी कविता थी उसमें कवि ने फूलों के बारे में वर्णन किया और उसके साथ साथ उन्होंने बादलों की तुलना की है कि बादल किस प्रकार से तरस रहे हैं बरसने के लिए। तो हमारी दो कविताएं कंप्लीट हो चुकी है। हमारा चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। इसका जो अभ्यास है, आगे के शब्दार्थ है, क्वेश्चन आंसर है, बाकी पीछे का अभ्यास है वो हम PDF के माध्यम से आपको भेज दें।